हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आपको देखना है ऑप्शन, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा ये देखना आपको। MgCl2 का चेक करोगे आप एल्यूमिनियम मेटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर को जनरली आपको आंसर इसका मिलेगा डी। ठीक है, आंसर डी मिलेगा। AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग से कौन बचाता है इनको? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट्स, और अप्लाइंग कोटिंग जिंक, और डी वाला है आपका ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो यहाँ पर को आप लोग चेक कीजिएगा इसको। इसमें है सी ऑप्शन, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हाउएवर इन केस ऑफ आयरन फ्राइंग पैन, ग्रीस एंड पेंट कैन नॉट बी अप्लाइड। अब फ्राइंग पैन में आप लोग कहाँ पेंट करोगे? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिंक की कोटिंग उसमें करने वाले हो। तो इसका ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर को आप पेंट का यूज़ नहीं कर सकते ना, ग्रीस और पेंट का यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन द पैन विल बी हीटेड एंड वॉश्ड अगेन एंड अगेन, द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड बी गेट डिस्ट्रॉयड। क्योंकि फ्राइंग पैन है, उसको अगर गर्म करते जाओगे तो ये सारी चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेंट करोगे और उसको गर्म कर रहे हो तो वो निकल जाएगा ना, ये चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एन एलिमेंट reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The elements is likely to be, तो कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, जो क्या करता है, एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्शन करता है, एक कंपाउंड देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके कंपाउंड देता है, और जो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इनमें से आप लोगों को चेक करना है कि कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है और आयरन है। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, और उस नए कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप लोगों को इसको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर है द एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी कैल्शियम। ठीक है, वो कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो नया कंपाउंड बनाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैंस आर कोटेड, ठीक है, विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। तो क्यों हम टिन को यूज़ करते हैं और जिंक को यूज़ नहीं करते हैं? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, यानी कि जिंक आपका ज़्यादा कॉस्टलियर है टिन से। जिंक हैज़ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। थर्ड है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, तो जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन टिन। तो आप लोगों का यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी खाने वाली चीज़ हम पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यही चाहेंगे वहाँ पे कि वो जो है उस मेटल के साथ रिएक्ट ना करके ना करे। जनरली अगर करेगा तो एक नया प्रकार का कंपाउंड वहाँ पर बन सकता है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हमको वो मेटल चूज करना पड़ेगा जो फूड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे। तो यहाँ पर जिंक और टिन दोनों को कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि जो जिंक है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अगर यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। मैंने ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक आपको बताया था। अगर इतनी चीज़ें आपको दिया है तो आप लोग क्या पाएंगे यहाँ पर? जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल है या नॉन मेटल है ये चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे?
आपके पास जबकि दिया हुआ है हैमर दिया है, बैटरी दिया है, बल्ब दिया है, वायर्स दिए हैं और स्विच दिया है। तो इनकी हेल्प से आपको चेक करना है कि कोई भी जो मैटर है आपका वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, कैसे चेक करोगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, assess the usefulness of these test is in distinguish between metals and non metals। ठीक है। तो आंसर नंबर पहला देखते हैं इसका। विद द हैमर, हैमर की हेल्प से क्या करोगे, वी कैन बीट द सैंपल एंड इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इसका मतलब ये मेलिएबल होगा। ठीक है। अगर जो चीज़ मेलिएबल है तो वो मेटल में आता है, दैट इज़ अ मेटल, अदरवाइज अ नॉन मेटल। ठीक है। सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच टू सेट अप अ सर्किट विद द सैंपल इफ द सैम। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच ऐसा लोगे तो एक सर्किट बनाओगे ना। अगर उस सर्किट में करंट फ्लो हो गया, ठीक है, तो आपका वो जो मैटर होगा उस सर्किट में फिट करोगे उसको, अगर उसमें करंट पास हो जाएगी तो ओबियसली वो मेटल होगा, वो अन्यथा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है। अह, तो यहाँ पर अब सेकंड है, द अबव टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट। यानी कि जो भी ये टेस्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने जो ये प्रोसेस करी तो न्यू कंपाउंड वहाँ पर बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ना, भले वो बीट कर, जैसे हैमर से आप लोग उसको बीट करोगे तो उसको बीट करना यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा थोड़ा ना कि आप आयरन को आप लोग पीटोगे इस तरीके से, बीट करोगे और आयरन आपका गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। और वही चीज़ सर्किट में भी करंट फ्लो कर दोगे, मान लो कॉपर के वायर लगा रखे हैं तो करंट फ्लो होने के बाद वो आयरन के या गोल्ड के थोड़ा ना बन जाते हैं। ठीक है। कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं आता। तो ये जनरली फिजिकल चेंज, फिजिकली आपने इसको डिस्कस किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, आ भी चुका है ये पहले। तो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। Those oxides that behaves as both acidic and basic oxides are called amphoteric oxide। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करें और साथ साथ में बेस की तरह भी बिहेव करें, मतलब जैसा देश वैसा भेस। ठीक है। कोई अगर उस ऑक्साइड को ना कोई एसिड मिल जाएगा तो उस एसिड के साथ वो एज अ बेस बिहेव करेगा। अगर कोई बेस से अगर उसकी रिएक्शन करवा दो तो वो एज अ एसिड बिहेव करेगा। तो इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एग्जांपल यहाँ पर देखो Al2O3 का है। जैसे इसको HCl के साथ अगर कंबाइन करोगे ना, HCl क्या है, एसिड है। Al2O3 के साथ अगर इसको कंबाइन करोगे तो Al2O3 इस समय पर एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। इस वाले रिएक्शन में एज अ बेस बिहेव कर रहा है, देखो बेसिक। तो यहाँ पर फाइनली ये कंपाउंड बना रहा है। जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसिड बेस वाले चैप्टर में। ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर Al2O3 को सेम सेम लिया आपने, सेम कंपाउंड Al2O3 लिया है, सेम ऑक्साइड एल्यूमिनियम का, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। अब आपको पता है ना NaOH क्या है, बेस है। क्यों है बेस, क्योंकि इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो OH नेगेटिव देगा ना ये, तो ये बेस है। तो इस ऑक्साइड का इस बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो उस टाइम पे क्या दे रहा है, तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो यानी कि इस वाले रिएक्शन में ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। तो देखिए इसका दोगला व्यवहार है, एसिड के साथ बेस का जैसा, बेस के साथ एसिड का जैसा बिहेव यहाँ पर कर रहा है। तो इसलिए इस ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड भी एक एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में मैंने नोट्स में हो सकता है आपको लिखाया हो, नहीं लिखाया है तो आप एनसीईआरटी बुक में देखिए, और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है। नेम टू मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। दो ऐसे मेटल देने हैं आपने एग्जाम्पल,
जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड में उसको अगर डालोगे तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आपको ऐसे दो मेटल देने एग्जांपल, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, और दो ऐसे मेटल जो ऐसा नहीं करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी यहाँ पर इस चीज़ को निर्धारित करेगी ना, क्योंकि जहाँ पर को रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से, कोई भी ऐसा मेटल लो जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ओबियसली वो हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। और दूसरी बात, जहाँ पर को ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे कॉपर और सिल्वर है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर इनको डाल भी दोगे ना तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले का सोडियम और पोटेशियम है, दूसरा कॉपर एंड सिल्वर, क्योंकि कॉपर और सिल्वर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, मैंने बताया है आपका कैथोड एनोड, बताया है ना मैंने, कैथोड पर क्या होता है एनोड पर क्या होता है, मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था मैं वहाँ पर डिस्कस किया ये मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, व्हाट यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो किस तरीके से आप इसको करने वाले हो, देखो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हो, अगर एक मेटल है ना, ठीक है, तो मेटल है तो एनोड पर क्या करोगे, इम्प्योर मेटल है, कैथोड पर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, यानी कि एनोड पर आप लोग क्या करोगे, इम्प्योर मेटल को डालोगे, और कैथोड पर आपको मिलेगा क्या, एक थिन स्ट्रिप मिलेगा प्योर मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइट कैसे एज अ सॉल्यूशन आप लोग यूज़ करोगे, मैंने बताया भी था, एक सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ किया आपने, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ पर को आपने क्या डीप किया था, एनोड, और यहाँ पर को कैथोड, ठीक है। इम्प्योर मटेरियल आपने यहाँ पर डाला, यहाँ पर से प्योर मटेरियल निकल निकल करके ये कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा मेटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है प्रोसेस, मैंने बताया है इसको। एनोड पर इम्प्योरिटीज डालोगे, इम्प्योर मेटल डालोगे, और कैथोड पर आपको प्योर मेटल देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोलाइट ये सब काम को आसान कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ही हमने सैंपल को डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. तो इस तरीके से, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रत्यूष द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि सल्फर पाउडर को एक स्पेचुला में वो गर्म कर रहा है, जिससे एक गैस निकलेगी, ओबियसली सल्फर सल्फर गैस निकलेगी। तो वो ऊपर से क्या कर दे रहा है, एक इस तरीके से इन्वर्ट कर दे रहा है एक टेस्ट ट्यूब को, ताकि ये गैस जो है इसमें इकट्ठी हो जाए, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, यानी कि गैस का उस पर क्या एक्शन होगा। दूसरा, ड्राई लिटमस पेपर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मॉइस्ट अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर आप लोग लेते हो तो उस पर क्या ऑब्जर्व करने वाले हो आप। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान, जैसे सल्फर है ना, सल्फर को आप लोग जलाओगे तो सल्फर को जलाने के बाद बनेगा क्या, ठीक। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, अगर ये पता है तो आप इजीली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर को मैंने इक्वेशन यहाँ पर देखो, जैसे सल्फर है ना, ऑक्सीजन, यानी कि जलाना मतलब ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो गई तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक। और दूसरी चीज़, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर के साथ, आप लोग लिटमस पेपर को ना, मॉइस्ट लिटमस पेपर ले रहे थे, तो वहाँ पर को जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO3, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर आपने जैसे ना जो लिटमस पेपर है इसको क्या लिया, मॉइस्ट लिया, यानी कि गीला टाइप का थोड़ा सा लिया है इसको, तो सल्फर गैस को अगर इसमें डालोगे ना तो ये, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, गीलापन ना यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वाटर मौजूद है, ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करके वाटर के साथ H2SO3 बनाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो लिटमस पेपर आपका जो है, अगर
बैगनी कलर का है तो यहाँ पर कोई ये रेड कलर का हो जाएगा, वॉयलेट से रेड कलर का यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, ठीक है, गैस का क्या एक्शन होगा ड्राई लिटमस पेपर पर, ड्राई लिटमस पेपर पर कैसा रिएक्शन होगा उसका। दूसरा मॉइस्ट पर क्या होगा, और केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो सबसे पहले देखते हैं, देयर विल बी नो रिएक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर पर इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो SO2 है ना, वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, तो लिटमस पेपर पर ये कोई भी फैक्टर नहीं डालेगा। सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, इट टर्न्स मॉइस्ट blue litmus paper to red because sulfur dioxide reacts with moisture to form sulfurous acid। ठीक है, बाद में जब मॉइस्ट उसमें लोगे आप, मॉइस्ट जो पेपर है उस पर अगर लिटमस पेपर पर लोगे तो तब ये एसिड बनाएगा, अगर एसिड बनाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप डिस्कस कर लो। तो स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि 10 क्वेश्चन आज करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे ना अगली वीडियो में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए कौन कौन से 2 प्रोसेस आप करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और पेंटिंग। ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। एग्जाम में आपका गैल्वेनाइजेशन को डिफाइन करना भी आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो गैल्वेनाइजेशन पर सबसे पहले देखो ऑयलिंग, ग्रीजिंग और पेंटिंग। तो बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट, द सरफेस बिकम्स वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आयरन, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंट। आपने जनरली क्या करना है, आयरन का जो सरफेस है ना उसको प्रोटेक्ट कर देना है, ठीक है। या तो ऑयल से उसको प्रोटेक्ट करो, यानी कि ग्रीस करके करो उसको, या पेंट करके, कैसे भी अगर उसका कांटेक्ट बाहरी एटमॉस्फेयर से अगर आप कर देते हो तो वो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक मेटल, यानी कि आयरन है तो आयरन को किसी दूसरे मेटल से कोटेड कर दोगे, ठीक है, कोट कर दोगे, ऐसा मेटल जो इजीली रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर से। तो आयरन का उससे कांटेक्ट अलग हो जाएगा ना, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उससे कांटेक्ट हट जाएगा। तो जैसे ही कांटेक्ट हटा वैसे ही आपका क्या होगा, रस्टिंग की प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको करने वाले हो। बाकी अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे आप जनरली वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको राइट डाउन करोगे अपने नोटबुक में, इसका ध्यान देना। वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग देखना और इसको लिखते भी जाना, ठीक है। बाकी इससे हम आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।